पीएम मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन के लिए जाने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के मंदिर के शिलान्यास में जाने को संविधान के शपथ का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है और यह उसका अनादर होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। वहां वे राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी जब 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, उसी के बाद से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन पर ओवैसी ने कहा कि हम यह नहीं भूल सकते कि 400 वर्षों से ज्यादा वक्त से बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और 1992 में क्रिमिनल भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया था। यह है कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि मैं जा रहा हूं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तुमको कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ ही इसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे। पीएम का कार्यक्रम तय हो गया है। वे दिन में 11:30 बजे यहां पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 200 गणमान्य लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। मेहमानों की सूची पीएमओ को सौंपी जा चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि भूमि पूजन के दिन 5 अगस्त को दुनिया भर में फैले सभी राम भक्त और भारत के संत महात्मा जहां हैं वहीं पर पूजन करें। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु संभव हो तो परिवार के साथ या नजदीक के किसी मंदिर में 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भजन पूजा करें। उन्होंने बड़े ऑडिटोरियम में भूमि पूजन का लाइव टेलीकास्ट दिखाने की भी अपील की है। अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल 29 जुलाई को अंबाला पहुंचने वाले हैं। इसको देखते हुए अंबाला एयरपोर्ट के आसपास इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक हफ्ते के अंदर ही इन विमानों को किसी भी मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कुल 12 पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि कुल 5 राफेल 27 जुलाई को फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए थे। सोमवार को इसने अबू धाबी में लैंडिंग की। विमानों को फ्रांस से यूएई पहुंचने में 7 घंटे का वक्त लगा। ये विमान अल दफरा एयरबेस से उड़ान भरेंगे तो सीधे अंबाला में लैंड करेंगे। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच इन फाइटर जेट का भारत के लिए रवाना होना काफी अहम माना जा रहा है। राफेल विमानों के रवाना होने से पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने इन राफेल विमानों और इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलटों की तस्वीर भी जारी की है। फ्रांस से भारत आने के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों को हवा में ही रिफ्यूल किया गया। भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी एयरफोर्स का सहयोग करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। ये राफेल करीब 10 घंटे का सफर तय करके भारत आने वाले हैं। वहां राफेल अल धाफरा एयरबेस पर उतरे। यहां पायलट और जेट्स को रेस्ट करने के लिए रोका गया। करीब 10 घंटे के सफर के दौरान 2 बार राफेल में हवा में तेल भरा जाएगा। इसके लिए 2 विमान उसके साथ अलग से रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मुंबई से एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहां सोमवार को कोरोना संक्रमण के 700 नए केस मिले, जो पिछले 100 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। यहां 8,776 टेस्ट किए गए। यह भी अपने में एक रिकॉर्ड है।
मुंबई में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाए जाने से कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज हुई है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मुंबई में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 20% से नीचे है, यानी हर 100 सैंपल जांचने पर अब 20 लोगों से कम पॉजिटिव आ रहे हैं। मई में यह रेट 40% था, जबकि 22 मई को यह 50% को भी पार कर गया। बीमारी के पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज होने के साथ ही डबलिंग रेट बढ़कर 67 दिन हो गया है। पिछले एक सप्ताह में वायरस की ग्रोथ रेट भी गिरकर 1.03% पर आ गई है। पिछले 5 दिनों के मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि 21 से 25 जुलाई तक मुंबई में 35,742 टेस्ट किए गए। इस दौरान 5,273 लोग पॉजिटिव पाए गए। यह औसतन 15% पॉजिटिविटी रेट है। विशेषज्ञों ने बताया कि ग्रोथ रेट में कमी और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी के साथ ही अगर पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आती है तो इसे सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। हालांकि लोगों को अभी बहुत सतर्क रहने और सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि वह आईसीएमआर की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर रही है। हालांकि सरकार के इस दावे का विरोध याचिकाकर्ता राकेश मल्होत्रा से लेकर आईसीएमआर तक की ओर से किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया कि वह कोरोना संक्रमण की प्राथमिक जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा जोर क्यों दे रही है, जिससे इतने ज्यादा गलत नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। बेंच ने यह भी साफ कहा कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर आईसीएमआर की ओर से जारी दिशा निर्देशों का ही सख्ती से पालन करे, टेस्टिंग के लिए अपनी कोई व्याख्या न गढ़े। हाई कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा कराए गए सीरो सर्वे के मुताबिक 22.86% से ज्यादा लोगों में कोरोना मिला, जबकि उन्हें इस बारे में एहसास तक नहीं था, क्योंकि संभवतः उनमें लक्षण उभर कर नहीं आए थे। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एस प्रहलाद की बेंच ने कहा कि ऐसे हालात में कैसे दिल्ली सरकार RAT को अपनी फ्रंट लाइन टेस्ट मानकर चल सकती है, जब उससे झूठी नेगेटिव रिपोर्ट की दर इतनी ज्यादा हो। RT-PCR टेस्ट का सुझाव उन्हीं लोगों को कराने के लिए कहा जाता है जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हों। कोर्ट ने कहा कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस ऐसा नहीं कहती है। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम की है। देश का सबसे बड़ा रेलवे का ड्रीम प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कोविड-19 महामारी के बावजूद पूरी तेजी से पूरा हो गया है। हरियाणा में सोहना के पास अरावली पहाड़ियों में से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग काटी गई है, जिसमें से अगले 12 महीने में डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी को इलेक्ट्रिक रूट पर चलाने की योजना है। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल सुरंग है, जो कि अब बनकर तैयार हो गई है। टनल है ये 1 किलोमीटर लंबी टनल है, बिकॉज हमारा अलाइनमेंट जो वेस्टर्न कॉरिडोर का है अरावली हिल्स को पास कर रहा है। जब दिल्ली की तरफ हम जाते हैं, दादरी की तरफ जाते हैं, तो इस हिल को पास कर रहा है, तो इसीलिए हमने उसको हिल को पास करने के लिए टनल बनाई है। ये काम करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था और इस टनल का आज लास्ट लिया गया है, कंप्लीट हो गई है टनल का काम। L&T इज़ द कंस्ट्रक्शन एजेंसी जिन्होंने इस काम को किया है, बहुत एफिशिएंटली किया है। और इस टनल की एक खास बात यह है कि जब हमारा ट्रैफिक फ्रेट ट्रेन इसमें गाड़ियाँ चलेंगी JNPT मुंबई से लेके दादरी तक, तो इस टनल से पास होंगी। और ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, डबल स्टैक कंटेनर इसमें रन करेंगे और ये पूरा का पूरा सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड होगा। तो जब इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में डबल स्टैक कंटेनर रन करता है तो इसका टनल का हाइट ज़्यादा रखना पड़ता है। 12.1 मीटर इसकी हाइट है, तो इसको उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन होने से जो हमारा ये सेक्शन होगा बड़ा एनर्जी एफिशिएंट होगा और डबल स्टैक कंटेनर्स में चलेंगे तो बहुत स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में। दिस टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन क्वार्टजाइट रॉक। दिस इज ऑल फ्रैक्चर्ड रॉक, कम्प्लीटली फ्रैक्चर्ड रॉक। सो उसको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स अ सेफ्टी इशू, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर लिए जाते हैं। रॉक बोल्टिंग की गई है, उसमें शॉर्ट किटिंग की गई है और हर तरह से इसको एक सेफ बनाया गया है।